हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हम दूसरा लेसन पढ़ रहे थे और इसका थ्योरेटिकल जो पोर्शन था वो हमने कंप्लीट कर दिया था। सारी इसके अंदर जितनी भी डेरिवेशंस आ रही थी उन सबको हमने अच्छे से समझा था कि गॉस का नियम क्या है एंड उसकी विभिन्न एप्लीकेशंस क्या है। आज हम इसके न्यूमेरिकल हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बुक्स में जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, हमारी बोर्ड की जो बुक है उसके अंदर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उन एग्जाम्पल्स को समझेंगे एंड फिर बुक्स के जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक बार इस लेसन का रिव्यू क्या था, क्या क्या हमने पढ़ा, उसके बारे में एक बार क्लियर कर लेते हैं ताकि आपके माइंड में वो सारी चीजें आ जाए। क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन तभी हम सोल्व आउट कर पाएंगे जब आपने थ्योरी को अच्छी तरह से समझा है और जो डेरिवेशन है उनको अच्छे से किया है और उनके लास्ट में जो रिजल्ट आए हैं उन रिजल्ट्स को आपने अच्छे से याद कर रखा है और वो रिजल्ट आपको याद करके ही रखने पड़ेंगे, तभी आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले देखिए जो पूरा लेसन है उसका हम रिव्यू देखते हैं। विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ा था कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद्युत फ्लक्स, और इसका हमारे पास फॉर्मूला आया था फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई डॉट ds, या इसको हम कह सकते हैं ई ds cos थीटा। यानी यदि कोई पृष्ठ है वो किसी विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तो उस पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की जो कुल संख्या है उसको हम उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ई और ds के मध्य का एंगल हमें देखना है। अगर ई और ds दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएं, दोनों एक दूसरे के समांतर हो जाते हैं, तो इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो फाई ई की वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी इस अवस्था में। ठीक है, यानी कि पृष्ठ ऐसा रखा हुआ है, पृष्ठ ऐसा है और ई की डायरेक्शन हमारी ये मान लेते, ई की डायरेक्शन ये है, ई की डायरेक्शन ये है, हमारा पृष्ठ ऐसा रखा हुआ है, तो इसका जो तल का क्षेत्रफल होगा, एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वह भी यही होगी। तो ई और ds दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए तो इस पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। यानी इस पृष्ठ से मैक्सिमम बल रेखाएं निकलेंगी तो इसका फ्लक्स क्या होगा, अधिकतम होगा। और सपोज करो इसको घुमाकर हमने यूं कर दिया, अब यूं कर दिया तो इस स्थिति में क्या होगा, ई की डायरेक्शन तो ये है, ई की डायरेक्शन तो ये होगी और आपका जो सरफेस एरिया की जो डायरेक्शन होगी, वेक्टर जो आपका एरिया आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। दोनों एक दूसरे क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। इसका मतलब इस पृष्ठ से कोई भी क्षेत्र रेखाएं पास नहीं हो रही है तो इसका फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमने फ्लक्स के बारे में पढ़ा था कि अगर E और ds एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए हैं तो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा एंड फाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये चीज हमने पढ़ा था, ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान रखना है। दूसरा इसका मात्रक भी वेरी इंपॉर्टेंट है। मात्रक हमने क्या पढ़ा था इसका, वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट इंटू मीटर। किसका, विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट इंटू मीटर होता है, ये हमने देखा था। दूसरा हमने इसमें इंपॉर्टेंट एक लॉ पढ़ा था जो को पूरा का पूरा इसी पर डिपेंड है, वो था गाउस का नियम। और गाउस का नियम क्या था कि यदि कोई भी बंद पृष्ठ है, यदि कोई भी बंद पृष्ठ है और इस बंद पृष्ठ से संबद्ध यदि हमें फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इस बंद पृष्ठ से संबंध फ्लक्स क्या होगा, तो इस फ्लक्स की वैल्यू होगी इसके अंदर टोटल चार्ज कितना इनक्लोज्ड है और निर्वात की जो विद्युत एप्सिलॉन नॉट उसके अनुपात के बराबर। यानी कि फाई ई बराबर क्या आ रहा है, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई ई इक्वल्स टू क्या आ रहा है, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। ये हमारा गाउस का नियम था कि किसी भी बंद पृष्ठ से संबंध, यहां ध्यान रखना, गाउसीय पृष्ठ जो होगा वो कैसा होगा, बंद होगा। गाउस का नियम कहां लागू होगा, केवल बंद पृष्ठ के लिए लागू होगा। और बंद पृष्ठ का मतलब होता है कि वो 3D में हो, उसके पास 3 डायमेंशन होनी चाहिए तभी वो बंद होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे घन हुआ, घनाभ हुआ, सिलेंडर हुआ, कोन हुआ, ये सारे के सारे क्या है, 3 डायमेंशन है, बंद पृष्ठ है। लेकिन आयत की हम बात करें, वर्ग की बात करें, वर्त की बात करें, ये सारे के सारे क्या आपके 2 डायमेंशन है, उनको हम क्या कहेंगे, खुला पृष्ठ कहेंगे।
तो ये बंद पृष्ठ के लिए है, तो बंद पृष्ठ से संबंध जो फ्लक्स आने वाला है वो क्या आएगा, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्यू क्या है, इस बंद पृष्ठ के अंदर इनक्लोज टोटल चार्ज है और एप्सिलॉन नॉट क्या, निर्वात की विद्युतशीलता है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि जो टोटल जो फ्लक्स होगा उसको हम किस रूप में डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि फाई ई, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये याद रखना लास्ट में, फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई डॉट ds बराबर या ई ds cos थीटा इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गाउस के नियम का व्यापक रूप है। ये हमारी फ्लक्स की परिभाषा थी, ये वाली फ्लक्स की परिभाषा थी, और ये गाउस के नियम से फ्लक्स आ रहा था, दोनों हमने इक्वल कर दिया, तो ये गाउस के नियम का व्यापक रूप आ गया है। इसको हम आगे इसी रूप में हम काम में लेंगे। ओके, इसके पश्चात गाउस के नियम की हमने एप्लीकेशंस पढ़ी थी। गाउस के नियम की सहायता से हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करने की 5 एप्लीकेशंस पढ़ी थी। पांचों के पांचों को हम समझते हैं कि वो क्या क्या हमने पढ़ा था। और गाउस के नियम को अप्लाई किया तो इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान में रखनी थी कि एक तो जो हम सबसे पहले गाउसीय पृष्ठ कंस्ट्रक्ट करेंगे, गाउसीय पृष्ठ की रचना करेंगे। गाउसीय पृष्ठ कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए, और वो कैसा होना चाहिए, सममित होना चाहिए। सममित का मतलब उसके चारों ओर एक रूपता होना चाहिए, उसके चारों ओर की हर तरीके से उसमें क्या आना चाहिए, एक रूपता आना चाहिए। उसको हम सिमेट्रिक कहेंगे। तो जैसे अगर रेखीय तार है तो उसके लिए बेलनाकार हो जाएगा, अगर एक ही तार है तो उसके लिए सिमेट्री क्या बनेगा, बेलनाकार बनेगा। गोलाकार है तो उसके लिए गोलाकार बनेगा, ठीक है। और प्लेन है उसके लिए फिल बॉक्स का निर्माण होता है, और फिल बॉक्स लाइक ए सिलेंडर टाइप का ही बनेगा वहां पर। ओके, तो इन चीजों को हम पढ़ेंगे। तो पहली एप्लीकेशन हमने इसमें पढ़ी थी कि अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण, अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने इस प्रकार का एक अनंत रेखीय आवेशित तार लिया था, जिसका एक पार्ट यहां पर आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। इसका रेखीय पृष्ठ आवेश घनत्व लैम्डा, ध्यान रखना कि आवेश का वितरण 3 प्रकार से होगा। अगर उसके पास केवल लेंथ है तो वहां रेखीय आवेश आएगा, घनत्व है। अगर उसके पास एरिया है तो वहां पृष्ठ आवेश घनत्व आएगा, और यदि उसके पास वॉल्यूम है तो उसके पास आयतन है आवेश घनत्व आएगा। तो चूंकि वायर है तो उसके पास केवल लेंथ होती है, तो इसका रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा, लैम्डा। और हम जानते हैं लैम्डा बराबर क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन इसकी लंबाई होता है। तो इसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, और इससे हमने आर डिस्टेंस पर कोई बिंदु पी लिया था। इस बिंदु पी पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी, और तीव्रता का फॉर्मूला क्या आया था, ई बराबर, याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट था, 2k लैम्डा अपॉन आर। ये हमारे पास फॉर्मूला आया था, ई बराबर 2k लैम्डा अपॉन आर। अब ध्यान दीजिए, ई है वो किस पर डिपेंड कर रही है, रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश घनत्व के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कहने का मतलब, यदि हम इधर आ रहे हैं, इस बिंदु से इधर आ रहे हैं, तो तीव्रता क्या होगी, बढ़ेगी। इस बिंदु के इधर आएंगे तो तीव्रता बढ़ेगी, क्योंकि डिस्टेंस घट रही है। और इस बिंदु से हम दूर जा रहे हैं तो तीव्रता क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इधर तीव्रता डिक्रीज और इधर तीव्रता इंक्रीज हो रही है। तो यदि हमारा ग्राफ बनाए, ग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट है, ई वाई अक्ष पर हम ई ले और एक्स अक्ष पर हम क्या लें, आर लें, तो हमारा जो ग्राफ आएगा, क्योंकि आर बढ़ेगा तो ई क्या होगा, घटेगा। तो ई घट रहा है, और ठीक है, इधर हम इसकी तरफ इधर आएंगे तो देखेंगे ई बढ़ रहा है, और इधर आर बढ़ रहा है, तो ई क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये आएगा। और ई और लेमडा के मध्य बनाए, ई और लेमडा के मध्य ग्राफ बनाए तो ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि ई और लेमडा एक दूसरे के समानुपाती है। लेमडा बढ़ेगा तो ई बढ़ेगा। ओके, तो ये हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन थी जो वेरी इंपॉर्टेंट थी। इसका डेरिवेशन अच्छी तरह से मैंने आपको करवाया है, उसको आप बार बार कीजिए ताकि आपको अच्छे समझ में आए। दूसरी एप्लीकेशंस देखिए, गाउस के नियम की जो दूसरी एप्लीकेशंस थी हमारी, वो क्या थी, अनंत रेखीय, अनंत एक अपरिमित और चालक परत, आवेशित और
सेकेंड एप्लीकेशन हमने पढ़ी थी अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण, अचालक परत के कारण तीव्रता, अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण हमने तीव्रता पढ़ी थी। तो इस प्रकार से एक हमने इसका एक पार्ट यहां पर लिया था, एक अपरिमित है, इसको हमने आवेशित किया है, अचालक है, इसलिए अचालक है, इसको आवेश जहां पर देंगे वो आवेश वहीं पर विद्यमान होगा। ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। चालक और अचालक की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि चालक को जो आवेश दिया जाएगा वो आवेश उसके बाहरी आवरण पर आ जाएगा, जबकि अचालक को जो आवेश जहां दिया जाएगा वो वहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन्स नाभिक से बंधे हुए, इसलिए वो उसको प्रतिकर्षित नहीं कर पाएंगे, और प्रतिकर्षित नहीं कर पाएंगे तो आवेश जहां दिया जाएगा आवेश वहीं रह पाएगा। जबकि चालक है उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे उसको आवेश देंगे उसको प्रतिकर्षित करेंगे, और प्रतिकर्षित करने से वो उसके बाहरी आवरण पर चला जाएगा, तो आवेश उसके बाहरी आवरण पर आएगा। तो ये आपकी अचालक, अपरिमित और आवेशित परत है। इसके कारण से हमने इसे r डिस्टेंस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने याद की थी, और r डिस्टेंस पर हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छी तरह याद होना चाहिए, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्राप्त हुआ था। और सदिश रूप में रखेंगे तो E सदिश बराबर क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट r कैप। आर कैप के डायरेक्शन, और आर कैप की अगर ये अचालक परत है तो इधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन ये होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन ये होगी। दूसरा, ये सूत्र हमें क्या बता रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो सिग्मा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सिग्मा के सीधा समानुपाती, यानी सिग्मा बढ़ेगा तो ई बढ़ेगा, सिग्मा घट रहा तो ई भी घट रहा। और सिग्मा क्या है, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व, यानी सिग्मा क्या है, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, ये इसका सिग्मा होगा। तो सिग्मा के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर ई और सिग्मा के मध्य ग्राफ पूछा जाए तो सीधा समानुपाती आएगा। लेकिन अब दूसरा ध्यान दीजिए, इसमें आर कहीं नहीं आ रहा, आर कहीं नहीं आ रहा, इसका मतलब जो अचालक परत है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर डिपेंड नहीं कर रही है। इसका मतलब इसके पास के सभी बिंदु पर तीव्रता क्या होगी, एक समान होगी। मतलब यहां तीव्रता निकाले, यहां तीव्रता निकाले, यहां निकाले, यहां निकाले, यहां निकाले, सभी बिंदु पर तीव्रता क्या है, एक समान है। यानी कि E है वो R पर डिपेंड नहीं कर रही, R की पावर 0 पर होगा। तो यदि E और R के मध्य ग्राफ बनाया जाए, ये ग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट है, किसी का भी पूछा जा सकता है, तो आपको आना चाहिए E और R के मध्य हम ग्राफ बनाए तो ग्राफ हमारा ऐसा आएगा। एक स्ट्रेट लाइन आ रही है पैरेलल टू अक्ष एक्सिस, अक्ष अक्ष के समांतर एक रेखा प्राप्त हो रही है जो हमें ये बता रही है कि R को आप कितना भी बढ़ा दीजिए E के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। E आपका क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, क्योंकि E है वो R पर डिपेंड नहीं कर रही है। ओके, तो ये था हमारा दूसरा एप्लीकेशन जो हमने पढ़ा। तीसरा देखिए, तीसरा एप्लीकेशन हमारा क्या आया था, तीसरा था चालक पट्टिका थी, एक चालक है पट्टिका थी, और ये क्या अचालक है परत, अचालक है परत। अचालक परत का मतलब एक पतली परत, बहुत पतली परत जिसकी मोटाई नहीं है, जिसके पास थिकनेस नहीं है, सिर्फ एंड सिर्फ उसके पास एरिया है, वो एक प्लेन है, तो उसको आपने चार्ज दिया तो वो चार्ज उसके ऊपर एक समान रूप से वितरित हो गया है। अब पट्टिका है का मतलब उसकी कुछ मोटाई हम ले रहे हैं, उसके पास कुछ मोटाई होगी। सपोज हम इस प्रकार के ये दें, तो यहां पर हम ऐसे कुछ से मोटाई दे दें तो ये पट्टिका आ जाएगी। इस प्रकार का एक उसका पोर्शन दिखाया गया है। अब इसे चालक है, ध्यान रखना क्या है, चालक पट्टिका है, और चालक की हमने विशेषता बताई कि इसको जो आवेश देंगे वो आवेश उसके बाहरी आवरण पर आएगा, उसके अंदर नहीं जाएगा। तो ये आवेश इसके बाहरी आवरण पर एक समान रूप से वितरित है, बाहरी आवरण पर एक समान रूप से वितरित है। इसके अंदर आवेश 0 है, इसके अंदर आवेश 0 है, और इसके कारण से हमें r डिस्टेंस पर विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता ज्ञात करनी है तो हमारे पास फॉर्मूला आया था E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया था, बस इतना सा। इन दोनों में इतना अंतर है, क्यों? क्योंकि इसकी बात कर रहे हैं तो एक परत है जिसके पास थिकनेस नहीं थी, तो इसके अंदर इधर भी चार्ज है, इसके इधर भी चार्ज है। तो जो हमने गाउसीय पृष्ठ का निर्माण करेंगे इसके लिए, वो हमारा गाउसीय पृष्ठ है। इसके मध्य बिंदु से जिधर इधर जाएगा उधर इसके इधर भी आएगा, ठीक है। गाउसीय पृष्ठ बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ होगा, ये इसका मध्य बिंदु है, तो इसके मध्य बिंदु का इधर भी इतना ही है और इसके इधर भी इतना ही है, दोनों तरफ है, क्योंकि चार्ज इधर भी है और चार्ज इधर भी है, इसलिए इसका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। लेकिन इसकी बात करें, पट्टिका की बात करें, क्योंकि इसकी मोटाई, इसके पास थिकनेस है, तो इसके अंदर हमने इसको लेके गए, इसके अंदर इसको लेके गए, इस बेलनाकार पृष्ठ को, थिकनेस है तो बेलनाकार पृष्ठ को हम अंदर लेके चले गए, तो बेलनाकार पृष्ठ ये आ गया, ये ठीक है। इधर बाहर नहीं आएगा, इसके अंदर बाहर नहीं आना, क्योंकि थिकनेस है तो मोटाई अंदर जाएगा और इधर एक तरफ आएगा। तो यहां पर आवेश जीरो होने के कारण से इस वाले क्षेत्र में तीव्रता क्या होगी? जीरो होगी, ठीक है। ओनली हमारे पास किसके कारण से प्राप्त होगा? इसके कारण से कितना आएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कितना आ रहा है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों लगभग सेम ही है कि ये भी आर पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये भी आर पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब चालक पट्टिका है या अचालक परत है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी पर डिपेंड नहीं कर रहे थे, उसके पास के सभी बिंदुओं पर तीव्रता क्या होती है? एक समान हमें प्राप्त होती है। तो ये हमने निकाला था। इसके पश्चात हमने निकाला था चालक गोलीय कोष। चालक गोला है, गोलीय कोष। चौथी हमारी एप्लीकेशन थी, वो लिखे चालक गोला या गोलीय कोष। चालक गोला या गोलीय कोष, दोनों में ध्यान रखना, चालक गोला और गोलीय कोष की बात करें, दोनों के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? एक समान प्राप्त होगी। दोनों में अंतर क्या है कि जो गोला होगा वो अंदर से भरा होगा, ये पूरा भरा हुआ है, और ये अंदर से पूरा क्या होगा? खाली होगा। अंदर कोई मेटेरियल, जिस पदार्थ का बना वो पदार्थ अंदर नहीं है, जबकि इसके अंदर पूरा आ रहा है। तो ये तो हो गया चालक गोला, गोला, ये तो गोला है, और ये गोलीय कोष है, ये गोलीय कोष हो गया, ठीक है। अब दोनों को जो आवेश देंगे, चालक की विशेषता है कि चालक को आवेश देंगे तो आवेश उसके अंदर नहीं जाएगा, उसके बाहरी आवरण पर है, पूरी तरीके से बाहरी आवरण पर आएगा। ये था, ये 3D है, गोला क्या है? 3D है, तो चारों ओर के आवरण पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो ये चारों ओर के आवरण पर एक समान रूप से वितरित हो गया। ऐसे ही गोलीय कोष होगा तो ये भी इसके ऊपर, इसके बाहरी आवरण पर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, इसलिए अंदर नहीं आ सकता चार्ज। इसके अंदर, अंदर यहां पर भी चार्ज जीरो और अंदर यहां पर भी चार्ज जीरो, इसलिए इन दोनों के कारण से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो हमारे लिए क्या आएगी? एक समान प्राप्त होगी। और इसके कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम 3 स्थितियों में ज्ञात करते हैं, गोले के बाहरी बिंदु पर, गोले की सतह पर और गोले के आंतरिक बिंदु पर, ठीक है। तो गोले के बाहरी बिंदु पर कितना आया था? बाहरी बिंदु पर तीव्रता का फॉर्मूला क्या आया था? ई आउट की मैं बात करता हूं, ई आउट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये याद होना चाहिए, बाहरी बिंदु पर, यानी कि इसके यहां से ये बिंदु है, इस बिंदु पर तीव्रता, तो हमने इस प्रकार के गाउसीय पृष्ठ की हमने रचना की थी, गोलाकार गाउसीय पृष्ठ बनेगा। यहां से आधे डिस्टेंस की आर थी, ये डिस्टेंस आर थी, और ये डिस्टेंस की रेडियस कैपिटल आर है। तो इस बिंदु पर तीव्रता हमें ज्ञात करनी थी, तो तीव्रता क्या आ रही है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी तीव्रता क्या है? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती प्राप्त हो रही है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती की। जैसे जैसे हम सरफेस से बाहर की तरफ जाएंगे, रेडियस वो डिस्टेंस बढ़ रही है, तो तीव्रता तेजी से घटना शुरू कर देगी, ठीक है। दूसरा सरफेस पर, सतह पर तीव्रता कितनी आई थी? ई सरफेस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर आ जाएगा। और अंदर, तीसरा पॉइंट, अंदर तीव्रता कितनी आई थी? ई इन इक्वल्स टू क्या आया था? 0। अंदर तीव्रता क्या थी हमें? 0, क्योंकि चार्ज नहीं है तो अंदर तीव्रता क्या होगी? 0 होगी। तो चालक गोला या गोलीय कोष के आंतरिक बिंदु पर, प्रत्येक
अंदर के प्रत्येक बिंदु पर तीव्रता क्या होती है? शून्य होती है। इसका यदि हम डायग्राम बनाए, ग्राफ बनाए ई और आर के मध्य, इधर हम ई ले रहे हैं और इधर हम आर ले रहे हैं, तो हमारा ग्राफ कैसा आएगा? ये वह पॉइंट है जहां पर रेडियस आर बराबर आर हो जाएगा, तो सतह पर आ जाएगा अंदर, इन हो गया 0 है क्योंकि आर लेस देन आर है, और बाहर तीव्रता ऐसे ये होता है ई आउट प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये सतह पर है और सतह पर तीव्रता क्या होती है? अधिकतम होती है। गोले कौन से? चालक गोले की सतह पर तीव्रता अधिकतम, अंदर तीव्रता 0 और बाहरी बिंदु पर तीव्रता दूरी के वृत्त के व्युत्क्रमानुपाती प्राप्त होती है। ओके, तो इस चीज को हमने पढ़ा था। इसके बाद में हमारा आया था अचालक गोला। अचालक गोले का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और चालक और अचालक में आपको अंतर बता दिया। दोनों में क्या अंतर है? चालक और अचालक गोले दोनों में अंतर क्या है? ये चालक को जो आवेश दिया जाएगा उसके बाहरी आवरण पर आ जाएगा, जबकि अचालक को जो आवेश देंगे वो आवेश वहीं रहेगा। तो ये अगर अचालक गोला है तो इसको जो आवेश दिया गया वो अंदर, तो इस प्रकार से इसके आयतन में, संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ये इसकी रेडियस आर है, इसका सेंटर है। अगर इस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी है, बिंदु पी जो कि स्मॉल आर है, इस बिंदु पी पर तीव्रता ज्ञात करनी है यानी बाहरी बिंदु पर, तो ई आउट क्या आएगा? 1/4πε0 Q/r²। वही प्राप्त होगा जो किसका प्राप्त हो रहा था? चालक गोला या गोलीय कोश का। दूसरा सतह पर ई सरफेस पर 1/4πε0 Q/r²। ये भी वही प्राप्त हो रहा जो चालक गोला है गोलीय कोश की प्राप्त हो रहा था। लेकिन तीसरा ध्यान दीजिए, ई इन ये अलग आएगा। ये आया था 1/4πε0 Q/r³। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ई इन है वो क्या आ रहा? प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है। ई इन प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है, जबकि चालक गोले में क्या आ रहा था? 0 आ रहा था। तो अंदर जो तीव्रता है वो आर के समानुपाती है। इसका मतलब यहां से हम इधर बढ़ते जाएंगे, तीव्रता बढ़ रही बढ़ते बढ़ते यहां पर मैक्सिमम हो जाएगी तीव्रता, और फिर तीव्रता घटते हुए क्रम में हमें प्राप्त होगी। तो यहां से अगर हम ग्राफ बनाए इसका, देखिए ग्राफ बनाए, ग्राफ कैसा बनेगा? ये वाला पॉइंट r=r है, इधर हम r ले रहे हैं, तो यहां से यहां तक ये अंदर है। अगर r की वैल्यू 0 हो जाए, r बराबर 0, इसका मतलब बिंदु P कहां पर आ जाएगा? सेंटर पर, और इस सेंटर पर तीव्रता क्या हो जाएगी? 0। तो अचालक गोले के केंद्र पर तीव्रता क्या होती है? 0 होती है। तो 0 से स्टार्ट कीजिए, ये अंदर r लेस देन कैपिटल R और ई इन प्रोपोर्शनल टू r हो गया, और इसके बाद तीव्रता घटते हुए क्रम में r² की व्युत्क्रमानुपाती इस रूप में प्राप्त हो रही है। ये सरफेस है, ई सरफेस पर क्या मिलेगी? हमें मैक्सिमम मिलेगी, और इधर ई आउट प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ओके, तो ये हमारे पास अचालक गोलेकांड से। तो अचालक गोलेकांड तीव्रता हमें कहां मिल रही है? एक तो केंद्र पर मिलेगी और दूसरा अनंत पर मिलेगी, जबकि चालक के कारण तीव्रता शून्य कहां पर मिल रही है? अंदर के प्रत्येक बिंदु पर तीव्रता हमें क्या प्राप्त हो रही है? शून्य प्राप्त हो रही है। और अनंत पर तो तीव्रता हमें शून्य मिलनी है, क्योंकि बाहर तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती प्राप्त होती है। ओके, तो ये गाउस का जो नियम था उसकी एप्लीकेशंस थी। इसके पश्चात हमने पढ़ा कि चालक की सतह पर आवेशित चालक की सतह पर बल या दाब, आवेशित चालक की सतह पर बल या दाब का हमने डेरिवेशन किया था कि अगर कोई चालक है, इसको आपने आवेशित किया है, तो आवेश इसके बाहरी आवरण पर आएगी। चालक की विशेषता आवेश इसके बाहरी आवरण पर आएगा। अब चूंकि आवेश सेम है, एक जैसा है, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, तो प्रतिकर्षण के कारण इस पर बल लगेगा, और बल हमेशा क्या लगेगा? आउटवर्ड। ये बल लग रहा, आउटवर्ड बल लग रहा, ठीक है। यानी इसके प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर बल लग रहा है। हम कह सकते हैं कि अंदर प्रेशर क्रिएट होगा, अंदर प्रेशर, और अंदर प्रेशर कैसा? इस प्रकार का, इस प्रकार से इसको प्रेशर डाल रहा है।
अंदर से इस प्रकार से इसके ऊपर प्रेशर लग रहा है, अंदर प्रेशर क्रिएट हो गया है और अंदर प्रेशर क्रिएट होने से बाहर की ओर लंबवत एक बल लगेगा। तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो विद्युत बल है वो क्या कहलाएगा? दाब कहलाएगा। और दाब का फॉर्मूला इसके लिए क्या आया था? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, P बराबर F/A। और ये हमारे पास क्या आया था? 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर या सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन, ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। P इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर या सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ विद्युत क्षेत्र के रूप में है और यहाँ आवेश घनत्व के रूप में, पृष्ठ आवेश घनत्व के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है। ओके, इसी के साथ एकांक आयतन में निहित ऊर्जा, एकांक आयतन में निहित ऊर्जा, जब भी किसी चालक को आवेशित किया जाता है, जब भी किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा। तो उस आवेशित चालक के कारण से विद्युत क्षेत्र क्रिएट होगा, उस विद्युत क्षेत्र में विद्युत ऊर्जा स्टोर होगी, उस विद्युत क्षेत्र में विद्युत ऊर्जा स्टोर होगी और उसके एकांक आयतन में जो विद्युत ऊर्जा आती है U बराबर U/V, कितने आएगी? 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये प्राप्त होती है। ओके, प्रेशर और एकांक आयतन में निहित ऊर्जा का फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है? सेम प्राप्त हो रहा है, तो ये आप ध्यान में रखिए। एंड लास्ट हमारा जो था, ये दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट है, एकांक आयतन में निहित ऊर्जा एंड चालक की सतह पर बल या विद्युत जो दाब होगा, वो दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशंस काफी अच्छे हैं, 2 नंबर क्वेश्चंस में आ जाते हैं, बोर्ड में कई बार आए हुए हैं, इसलिए आप इनको अच्छे से करके रखिए। एंड लास्ट हमारा था साबुन के बुलबुले का संतुलन। साबुन के बुलबुले का संतुलन, साबुन के बुलबुले का संतुलन। अब हम जानते हैं कि जब साबुन का बुलबुला होता है तो उसके अंदर 2 लेयर होती है, एक वायु का बुलबुला होगा उसके अंदर एक ही होती है, जबकि साबुन के बुलबुले के अंदर 2 लेयर होती है। जब तक उसको आवेशित नहीं किया जाएगा तो उसके अंदर का जो दाब अधिक है, वायुमंडल दाब से अधिक होता है और इस दाब अधिक का फॉर्मूला क्या था? P Z इक्वल्स टू आता है 40/R, अगर R इसकी रेडियस है तो, अगर R इसकी रेडियस है तो 40/R आएगा। लेकिन जब इसको आवेशित कर देंगे तो चूंकि आवेश इसके बाहरी आवरण पर आ जाएगा और बाहरी आवरण पर आ जाएगा तो इसकी वजह से बाहर की ओर एक विद्युत बल कार्य करेगा या विद्युत दाब कार्य करेगा, प्रेशर होगा, इलेक्ट्रिक प्रेशर होगा और इसकी वैल्यू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ओके, तो संतुलन की अवस्था में जब इसको आवेशित किया जाएगा और जैसे जैसे इसको आवेशित करते जाएंगे प्रेशर बढ़ता जाएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा, तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी जबकि अंदर दाब अधिक क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा, बुलबुला क्या हो जाएगा? फूट जाएगा। तो संतुलन की अवस्था में ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो एक कंडीशन हमें ध्यान रखनी है कि आवेशित बुलबुला है संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में क्या होता है कि 40/R इक्वल्स टू क्या आ जाता है? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये होगा। और यहां से हमें जो भी ज्ञात करना है, इस बुलबुले का रेडियस ज्ञात करना तो रेडियस ज्ञात कर सकते हैं, इसका पृष्ठ आवेश है तो सिग्मा ज्ञात करना तो पृष्ठ आवेश है तो सिग्मा ज्ञात कर सकते हैं, और इस पर आवेश की कितनी मात्रा होगी वो ज्ञात करनी है तो वो भी इससे ज्ञात किया जा सकता है। और दूसरा ध्यान रखना है, जब भी बुलबुले को आवेशित किया जाएगा तो उसके कारण से क्या होगा? उसकी त्रिज्या में क्या होती है? वृद्धि होती है, चाहे उसको पॉजिटिव आवेश दे या चाहे नेगेटिव आवेश दे। बुलबुले को आवेशित करने पर उसकी त्रिज्या में सदैव क्या होगी? वृद्धि होगी। ओके, तो ये था, हमने एक इसका ओवरव्यू पढ़ा है इस लेसन का जो हमने अभी तक किया था, और ये आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा, सारी डेरिवेशंस को अच्छे से किया होगा, क्योंकि एक बड़ा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पक्का आने वाला है, इसलिए इसको आप मिस ना करें और अच्छे से जितने भी डेरिवेशन आपको करवाए गए हैं उनको बार बार कीजिए ताकि वो आपके माइंड में अच्छे से सेटअप हो जाए और बैठ। अब हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं जो बोर्ड के कुछ बुक के आपके कुछ क्वेश्चंस हैं उनको हम कर लेते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, सिर्फ मैं पढ़ता हूं एंड इसमें मैं क्या पूछा गया है एग्जांपल्स करवा रहा हूं। सबसे पहले तो पहला है कि 0.03 मीटर त्रिज्या के एक गोलीय पृष्ठ के केंद्र पर,
यानी कि एक गोलीय पृष्ठ है, इस प्रकार का एक गोलीय पृष्ठ है और जिसकी रेडियस दी हुई है आर। रेडियस आर बराबर है 0.03 मीटर, 0.03 मीटर, ये इसकी रेडियस आपको दी हुई है। त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ के केंद्र पर 7.6 माइक्रोकुलाम आवेश स्थित है। इसके केंद्र पर क्यों है 7.6 माइक्रोकुलाम, ठीक है, का आवेश स्थित है। गोलीय पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करो। गोलीय पृष्ठ से संबंध क्या निकालना है, विद्युत फ्लक्स निकालना है, यानी फाई निकालना, फाई कितना होगा। एंड दूसरा क्या निकालना है कि पृष्ठ की त्रिज्या दुगुनी कर देने पर फ्लक्स के मान में क्या परिवर्तन आएगा। ओके, तो क्या दिया हुआ है, आर बराबर आपको दिया हुआ है 0.03 मीटर, दूसरा चार्ज दिया हुआ है क्यू बराबर 7.6 माइक्रोकुलाम दिया है, फाई ज्ञात करना, फ्लक्स क्या होगा फर्स्ट। और सेकंड है कि यदि त्रिज्या को दुगुनी कर दी जाए, तो त्रिज्या को दुगुनी कर दी जाए तो फ्लक्स के मान में क्या परिवर्तन है, तो फ्लक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये है। ओके, तो देखिए सॉल्यूशन, देखिए सीधा सा सिंपल सा सॉल्यूशन है। फ्लक्स निकालना, आर दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ, फाई निकालना है। और हमारे पास गाउस का नियम क्या कहता है, किसी बंद पृष्ठ से संबंध फ्लक्स का जो मान होगा वो क्या होगा, उस बंद पृष्ठ के अंदर कुल टोटल चार्ज कितना अपॉन निर्वात की विद्युतशीलता होगी। तो कितना आएगा, गाउस के नियम से लिख सकते हैं हम, गाउस के नियम से फाई बराबर क्या आएगा, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। अब यहां से देखिए वैल्यू यहां से निकालें, क्यू की वैल्यू आपको दी हुई है, तो क्यू कितना दिया, सिग्मा क्यू यानी क्यू ए की दिया 7.6 माइक्रोकुलाम। इसको लिखो 7.6 माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 6 कुलाम। तो 7.6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कुलाम, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट हमें पता, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 कुलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ध्यान रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट फिगर है, बहुत काम में आने वाला है। ओके, तो इसको हम रखें 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 कुलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इसको आप सोल्व करेंगे, इस कैलकुलेशन को आप सोल्व करेंगे, और सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है लगभग 8.6 इंटू 10 की पावर, तो ऊपर जाएगा तो 6 है, और वोल्ट इंटू मीटर होता है। तो 8.6 इंटू 10 की पावर 6 और 5 आएगा, वोल्ट इंटू मीटर। ये फ्लक्स की वैल्यू आएगी, इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ओके, दूसरा इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि यदि त्रिज्या को दुगुनी कर दी जाए तो फ्लक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो त्रिज्या को दुगुनी कर दे, इसका मतलब आपका जो गाउसी पृष्ठ है वो बड़ा हो जाएगा, ये बन जाएगा गाउसी पृष्ठ आपका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और इसके अंदर चार्ज तो वही रखा हुआ, यानी R1 है वो क्या हो गया ट्वाइस ऑफ आर हो गया, और चार्ज तो वही रखा हुआ Q इक्वल्स टू 7.6 माइक्रोकुलाम। तो जब मैंने गाउस का नियम पढ़ाया था उसमें आपको समझाया था कि जो विद्युत फ्लक्स है वो गाउसीय पृष्ठ के आकार पर डिपेंड नहीं करता है, उसकी आकृति पर डिपेंड नहीं करता है कि उसका आकार कितना बड़ा है, उसकी आकृति कैसी, उस पर डिपेंड नहीं करता है। इस अवस्था में जितना फ्लक्स आएगा उतना ही इस अवस्था में आएगा, तो यहां से लिख देंगे त्रिज्या बढ़ाने पर फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी फ्लक्स क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला, फ्लक्स क्या रहने वाला है, अपरिवर्तित, क्योंकि उस पर डिपेंड ही नहीं करता है, उसके आकार पर डिपेंड नहीं करता। ओके, तो ये वेरी सिंपल सा न्यूमेरिकल था जो आपको समझ में आया होगा अच्छे से, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम करवाते हैं, और न्यूमेरिकल की खासियत ये है कि अगर हमारी थ्योरी अच्छे से पढ़ी हुई है, सारे डेरिवेशन हमने अच्छे से किए हैं, तो उस न्यूमेरिकल को हम अच्छा सा कर पाएंगे, अच्छा सा समझ पाएंगे।
कॉन्सेप्ट हमारा समझ में आना चाहिए, सारे फॉर्मूले हमारे माइंड में होने चाहिए, जैसे क्वेश्चन पढ़े हमारे माइंड में क्लिक हो जानी चाहिए कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी काफी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक डायग्राम दिया हुआ है इस प्रकार का, एक घन बना देता हूं मैं, इस प्रकार का एक घन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर आप समझे। इस प्रकार से दिया हुआ घन है और ये एक्सिस है इसकी, इस घन की एक्सिस दे रखे हैं, ये वाई अक्ष है, ये अक्ष है और ये जेड अक्ष दिया हुआ है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है, इस घन के अंदर विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, अभी मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, उसकी जो डाटा वो लिख रहा हूं। विद्युत क्षेत्र ई बराबर दिया हुआ ई नोट एक्स आई, ई नोट एक्स आई में दिया हुआ है। घन की प्रत्येक भुजा ए बराबर 1 सेंटीमीटर, घन की जो प्रत्येक भुजा है इसको हम नाम दे दें, घन की प्रत्येक भुजा ए बी सी डी ई एफ जी एच। घन की प्रत्येक भुजा ए बराबर 1 सेंटीमीटर, घन की प्रत्येक भुजा ए बराबर 1 सेंटीमीटर दी हुई है। तो ए बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻⁻2 मीटर, क्योंकि हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर दी हुई है। आगे था नियंतांक जो कांस्टेंट है, ई नोट जो कांस्टेंट, इसकी वैल्यू भी दी हुई है। ई नोट बराबर 2.5 इंटू 10⁵ है न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम दिया है। ई नोट बराबर न्यूटन है पर कूलाम से पारित विद्युत फ्लक्स तथा घन द्वारा परिबद्ध आवेश का मान दिया है। इस न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर भी है और फ्लक्स द्वारा परिबद्ध आवेश का मान ज्ञात, विद्युत फ्लक्स तथा घन द्वारा परिबद्ध आवेश का। एक तो क्या निकालना है, फाई, फ्लक्स क्या है, दूसरा इसमें क्या निकालना है, आवेश का मान निकालना है कि इसमें आवेश कितना होगा, दूसरा इसमें हमें क्या निकालना, आवेश, इस घन में परिबद्ध। ओके, क्वेश्चन समझ में आया। इस प्रकार का एक घन है और इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E इक्वल्स टू ई नोट एक्स इंटू वाई है, यानी कि अक्ष दिशा में आप जैसे जैसे चलेंगे, अक्ष दिशा में आप जैसे जैसे चलेंगे, आई कैप है, इसका मान उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, इधर की तरफ है, और जैसे जैसे इधर चलेंगे इसका मान बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ई इज अ कांस्टेंट है यहाँ पर। इसके अंदर फाई की वैल्यू कितनी होगी, इस घन से संबंध फ्लक्स कितना आएगा, और दूसरा इस घन के अंदर आवेश कितना हुआ, हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए सॉल्यूशन का आप ध्यान से दीजिए, क्योंकि घन है तो घन के अंदर कितनी सतह है, ये 6 सतह है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, सामने वाली और पीछे वाली, इसके 6 सतह हैं। ठीक है, इन 6 सतह हैं, तो इनसे हम देखें कि इसकी हम बात करें, इसका पॉइंट ओके है, तो वाई अक्ष पर नहीं है, क्योंकि ई है, वाई अक्ष पर नहीं है, 0 है, वाई अक्ष पर भी नहीं है और जेड अक्ष पर भी नहीं है, जेड अक्ष पर भी नहीं है आपका, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, ओनली किसमें है, इस अक्ष में, ओनली किसमें आ रहा है, इस अक्ष में जा रहा है। तो इससे संबंध फ्लक्स 0 होगा, इससे संबंध फ्लक्स 0 होगा, सामने वाले से संबंध फ्लक्स 0 होगा और पीछे वाले से संबंध फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। तो यहां लिखें, चूंकि विद्युत क्षेत्र केवल अक्ष दिशा में, विद्युत क्षेत्र केवल अक्ष दिशा में, अतः हम क्या करेंगे, ये 1 है और ये क्या है, 2 है। ठीक है, 1 2 ये हो गया 3 वाला, इसके पीछे वाला 4, ये हो गया 5 और ये क्या हो गया 6, मैंने नामांकन कर दिया, समझ में आया। 1 ऊपर वाला, 2 नीचे वाला, 3 सामने वाला एंड 4 पीछे वाला। अगर सपोज में हम करें
ये इसकी तरफ देखिए, तो ये तो क्या हो गया 1 ऊपर वाला इधर, क्योंकि इधर ऊपर वाई डायरेक्शन में नहीं है, और ये नीचे वाला आ गया, इधर भी नहीं है, वाई डायरेक्शन इधर भी नहीं है, ठीक है। और दूसरा ये एक इधर वाला आ गया, एक इधर वाला आ गया, ये भी नहीं है, सिर्फ किधर है ये वाला x दिशा में और ये वाला माइनस x दिशा में। सिर्फ इन दो दिशा में हमें फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो यहां पर क्या आएगा कि विद्युत क्षेत्र केवल x दिशा में, अतः घन की सतह, अतः घन की सतह 1 2 3 तथा 4 से संबद्ध फ्लक्स शून्य होगा। फ्लक्स शून्य हो गया, इससे नीचे वाले से, सामने वाले से, पीछे वाले से शून्य हो गया। अब 6 नंबर देखिए, 6 नंबर देखिए, यहां देखिए E बराबर E नोट XI, E बराबर E नोट XI। आपका जो घन है, आपका घन है वो यहां पर है। देखिए आपका घन की बात करें वो यहां पर इधर से स्टार्ट हो, 0 यहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो ये वाला जो फ्लक्स है, इधर वाला जो फ्लक्स है, ये वाला है, ये वाला है, ये आपका जो आएगा ये यू है, घन आपका यू है। ये जो फलक है आपकी, ये फिफ्थ वाली फलक है वो ये है, ठीक है, फिफ्थ वाली फलक है। सिक्स वाली ये है, फिफ्थ वाली ये है वो यहाँ है, फिफ्थ वाली यहाँ पर है, फिफ्थ वाली यहाँ पर है। तो ये ओरिजिन पर है, ये आपका कहां पर है, 6 कहां पर है, ओरिजिन पर है। इसके लिए अक्ष की वैल्यू क्या होगी 0, अक्ष की वैल्यू 0 होगी तो फ्लक्स इससे भी संबंध क्या होगा 0 होगा। तो आप देखते हैं फलक सतह 6 से संबद्ध फ्लक्स, सतह 6 से संबंध फ्लक्स निकालें तो 5 6, मैं अगर इसको 5 कह रहा हूं, इसको 5 1 कर देता हूं, ठीक है। इसी से रिलेटेड 5 1 आ जाएगा, इसी से रिलेटेड 5 2 आ जाएगा। तो 5 1 बराबर हम जानते हैं क्या होगा ई एस, क्या होगा ई और एस होगा। अब यहां पर ई की वैल्यू क्या थी, ये देखिए ई क्या था, ई नोट एक्स आई और एस। अब यहां पर एक्स की वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि ये तो ओरिजिन पर है, ये जो आपका सरफेस है वो तो यहां ओरिजिन पर है, और फिफ्थ है वो यहां पर चला गया, तो ये डिस्टेंस तो ए होगी, लेकिन ये क्या होगी इसकी, ये डिस्टेंस यहां पर 0 है तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी ओरिजिन से 0 होगी। तो यहां x इक्वल्स टू 0, इसलिए 5 1 कितना आएगा 0 आएगा, 5 1 की वैल्यू क्या आएगी 0 आ गई। चलिए 6 देखिए, सॉरी सतह है घन की सतह 5 से संबंध फ्लक्स, घन की सतह 5 से संबंध फ्लक्स कितना होगा। अब देखिए 5 से निकालेंगे तो 5 बराबर 5 2 कह दें इसको, 5 2 बराबर कितना आ जाएगा ई डॉट एस, और ई डॉट एस क्योंकि ई किस डायरेक्शन में है एक्स दिशा में। अब ये वाला जो पृष्ठ यहां है इसके लिए एरिया की डायरेक्शन भी होगी, और ई की डायरेक्शन भी क्या है ये इसी दिशा में, तो ई है, यही ई की डायरेक्शन है, यही इसके सरफेस की डायरेक्शन है। तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, तो cos 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ई एस cos 0 बराबर कितना आ जाएगा ई एस आ जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट कर दो, ई की वैल्यू क्या थी हमारे पास ई नोट एक्स, ई नोट एक्स करेंगे, और एस इसका एरिया, एस क्या इसका एरिया। इस पृष्ठ का एरिया क्या, क्योंकि घन की प्रत्येक भुजा कितनी है, घन की प्रत्येक भुजा कितनी है ए, तो ए का स्क्वायर कितना आ जाएगा ए का स्क्वायर, ओके। और यहां से यहां तक डिस्टेंस, ये देखिए अक्ष की वैल्यू भी कितनी होगी, ये जो फलक है यहां से है, यहां से यहां तक कितनी है ए डिस्टेंस पर है, घन की जितनी भुजा है उसके बराबर है, तो ए अक्ष कितना आएगा ए, तो यहां से कितना आ जाएगा ई नोट ए और ए स्क्वायर, तो कितना बन जाएगा ई ए 3। ये तो चूंकि अक्ष बराबर कितना यहां पर ए है, अक्ष बराबर कितना आ गया ए आ गया। इसको सॉल्व करें
तो देखिए फाई टू इक्वल्स टू कितना आएगा, ई नोट की वैल्यू, जैसे ई नोट था, ई नोट की वैल्यू रख दो। ई नोट कितना है, ये 2.5 इंटू 10⁵ इंटू A3 है, और A की वैल्यू क्या है 10⁻², तो क्या होगा 10⁻² का क्यूब कर दीजिए, तो फाई टू इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁵ इंटू 10⁻6, 10⁻6। तो फाई टू इक्वल्स टू कितना आएगा आपके पास, इसको आप सोल्व करें तो आएगा 0.25 वोल्ट मीटर, 0.25 वोल्ट मीटर। ओके, ये हो गया किसका, इससे। तो टोटल कितना होगा, इसका 0 है, इसका 0 है, सामने वाले का 0 है, पीछे वाले का 0, इसका 0, तो घन से संबंध जो टोटल फ्लक्स आएगा वो केवल एंड केवल इससे होगा। अतः घन से संबद्ध कुल फ्लक्स, अतः घन से संबद्ध कुल फ्लक्स फाई बराबर क्या आएगा, फाई टू के बराबर है, और इक्वल्स टू 0.25 वोल्ट मीटर, 0.25 वोल्ट मीटर। तो ये इसका आंसर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको आप समझिए और इसको करने का प्रयास कीजिए कि घन से किस प्रकार से हम इस रिलेटेड कुल फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें तो ध्यान रखना, क्योंकि ये वाली सतह है वो यहां पर है, इसलिए अक्स की वैल्यू 0 होगी, जबकि ये वाली सतह है वो a डिस्टेंस पर है। ऊपर वाले के नहीं आएगा कि y 0 है, नीचे भी y 0 है, सामने भी 0 होगा, और पीछे z भी 0, y और z दोनों 0 है, वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं है। ओके, तो इसको नोट कर लिया होगा। इसके पश्चात हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ, इसके अंदर एक चीज और पूछी थी, चार्ज, टोटल चार्ज कितना होगा। तो फ्लक्स आ गया तो टोटल चार्ज हम निकाल सकते हैं। इसको मिटा दूं मैं, इसका दूसरा पार्ट देखिए। सेकेंड, घन में परिबद्ध कुल आवेश, कुल आवेश कितना होगा, गाउस का नियम अप्लाई कर दीजिए। हम जानते हैं फाई बराबर क्या आएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है आवेश क्यू, तो क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो क्यू इक्वल्स टू फाई की वैल्यू कितनी निकालिए, 0.25 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें बताया 8.85 इंटू 10⁻12, 10⁻12 हो जाएगा। तो क्यू को इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, एंड इसका आंसर कितना आएगा, लगभग 4.525 इंटू 10⁻, नहीं सॉरी, ये आएगा क्योंकि वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना कितना आएगा, 2.21 इंटू 10⁻12 कूलम, ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देखें तो इसके अंदर चार्ज आ जाएगा। तो चार्ज का फॉर्मूला गाउस के नियम से फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू की वैल्यू हमने यहां से निकाल लिया, तो क्यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो यहां से इसको फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप दोबारा जरूर कीजिए ताकि आपकी और अच्छे से समझ में आए, क्योंकि फ्लक्स से संबंध जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी प्रकार के आने वाले हैं, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आपका। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है कि एक अर्धगोलाकार बिंदु किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। एक अर्धगोलाकार है बिंदु एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। इसके वक्र पर से संबंध फ्लक्स की गणना करनी है। कौन कौन से कंडीशन में, इसके आधार के समांतर तथा इसके आधार के लंबवत। यानी कि ये देखिए इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान विद्युत क्षेत्र, ये एक समान विद्युत क्षेत्र, और इसके अंदर इस प्रकार का ये रखा गया है। ये ले लो, ये फर्स्ट केस ही आपका, ठीक है। एंड दूसरा जो केस है वो आपका यू है,
कि सेकंड केस हम बनाते हैं, इसके परपेंडिकुलर है, सेकंड केस में ये ऐसा है, सेकंड केस में ये ई की डायरेक्शन, ये ई की डायरेक्शन। तो फर्स्ट केस में दोनों स्थिति है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें इस प्रकार रखा हुआ है और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। इसमें क्या है, आधार के समांतर है और इसमें आधार के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हमें क्या करना है, इसका जो वक्र पृष्ठ है उस वक्र पृष्ठ से संबंध फ्लक्स की वैल्यू गणना करनी है, वक्र पृष्ठ से संबंध फ्लक्स की वैल्यू हमें गणना करनी है। तो ध्यान दीजिए कि यहां पर आप देखने का प्रयास करेंगे, अगर मैं इसको लूं कि इसको अगर कन्वर्ट कर दूं, सपोज इसको ए मानूं, इसको बी मानूं और इसको सी मानूं, तो आप ध्यान दे सकते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे भी करो, तो फ्लक्स क्या हो रहा है कि ये जो पोर्शन है ए बी, जो इसका पोर्शन है उसके अंदर जितना फ्लक्स, जितनी क्षेत्र का एंटर कर रही है यहां से उतनी ये क्षेत्र का बाहर निकल रही है। यानी जो वक्र पृष्ठ है, संपूर्ण वक्र पृष्ठ ए बी सी है, इस वक्र पृष्ठ ए बी सी की जितनी क्षेत्र का इसके अंदर एंटर करती है उतनी क्षेत्र का इससे क्या होती है, बाहर निकल रही है। समझ में आ रहा है, उतनी क्षेत्र का इससे क्या निकल रही है, बाहर निकल रही है। तो टोटल फ्लक्स कितना होगा इसे संबंध, इस वक्र पृष्ठ से संबंध टोटल फ्लक्स कितना होगा, जीरो। टोटल फ्लक्स कितना होगा, जीरो होगा। तो हम कह सकते हैं या इसका दो पार्ट बना सकते हैं, एक इसका ये वक्र पृष्ठ और दूसरा समतल पृष्ठ है। इस समतल पृष्ठ की बात करें, समतल पृष्ठ तो आपका ये हो गया, ऊपर तो यू लिया हुआ है, ठीक है। समतल पृष्ठ है तो इसके लिए क्षेत्रफल की डायरेक्शन तो ये होगी और ई की डायरेक्शन ये, तो इसी से रिलेटेड फ्लक्स है वो क्या होगा, जीरो हो गया। और ओनली इसी से आ रहा है तो इसके अंदर जितना एंटर कर रहा है उतना ही इससे क्या निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। तो देखेंगे स्थिति फर्स्ट में, स्थिति फर्स्ट में इस संपूर्ण पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से संबंध फ्लक्स को निकालो फाई, तो फाई बराबर फाई, ये प्लेन, इसको तो प्लेन कहें, प्लस फाई कर्व सी, दो से मिलकर बना हुआ है और क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, ये जीरो होगा। प्लेन और कर्व सरफेस से क्या होगा, जीरो होगा। क्योंकि प्लेन की बात करें तो प्लेन के लिए तो ये होगा, क्षेत्रफल की डायरेक्शन करें तो ये आ गई, ई की डायरेक्शन करेंगे तो ये आ गई, ठीक है। समतल पृष्ठ से संबद्ध, समतल पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स, तो फाई पी इक्वल्स टू क्या आएगा, ई एस कोस थीटा बराबर क्या आएगा, ई एस कोस 90 इक्वल्स टू क्या आएगा, जीरो आ गया। क्योंकि थीटा इक्वल्स टू कितना यहां पर 90, जो आपको दिख रहा है, थीटा इक्वल्स टू कितना यहां पर 90 आएगा। एंड फाई पी फाई एस, फाई एस कितना आएगा, अब फाई एस नहीं, फाई कर्व सरफेस, फाई सी कितना हो गया, अगर ये जीरो हो गया तो फाई सी किसके बराबर आएगा, फाई के बराबर जीरो। अर्थात परिवेशित तथा अर्थात परिवेशित फ्लक्स, अर्थात यहां लिखो, अर्थात वक्र पृष्ठ में परिवेशित फ्लक्स, परिवेशित फ्लक्स इक्वल्स टू वक्र पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स। यानी जितना फ्लक्स इसके अंदर प्रवेश कर रहा है उतना ही फ्लक्स इससे निर्गत हो रहा है, जितना प्रवेश कर रहा है उतना ही उससे क्या हो रहा है, निर्गत हो रहा है। इसलिए इस पृष्ठ से संबंध फ्लक्स कितना आएगा, शून्य आएगा। ठीक है, समझ में आया कि इसके अंदर यहां से देख रहे हैं, यहां से देखने से पता लग रहा है कि जितनी रेखाएं 1 2 3 4 इसके अंदर एंट्री करी
1 2 3 4 इससे बाहर हो गई, तो जितना इसके अंदर क्षेत्र रेखा जितना इसके अंदर प्रवेश करी उतनी क्षेत्र रेखा इससे बाहर निकल रही है, तो इस कर्व्ड सरफेस से टोटल जो फ्लक्स आएगा वो 0 आएगा। और इस पृष्ठ का टोटल निकालना चाहिए तो टोटल होता है प्लेन का और कर्व्ड का, और प्लेन का तो 0 होगा ही होगा। तो ये हमारा फर्स्ट आ गया कि इस कर्व्ड सरफेस से निर्गत फ्लक्स क्या आएगा 0, क्योंकि जितनी क्षेत्र रेखा अंदर प्रवेश कर रही है उतनी क्षेत्र रेखा इससे बाहर निकल रही है, इससे संबंध फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए। एंड सेकेंड पार्ट, इस सेकेंड पार्ट को देखिए, इसमें आप क्या कर रहे हैं कि यहां से देखिए ये आपका समतल पृष्ठ है, ये आपका कौन सा है समतल पृष्ठ है, और ये आपका कौन सा है वक्र पृष्ठ है। तो जितनी क्षेत्र रेखाएं समतल पृष्ठ से प्रवेश कर रहा है, यानी जितना फ्लक्स समतल में से प्रवेश कर रहा उतना ही फ्लक्स किसमें से होगा इसमें से बाहर, यानी जितना फ्लक्स समतल में से प्रवेश कर रहा है वो सारा का सारा किसमें से होगा इसमें से क्या होगा वो बाहर होगा, क्योंकि यहां तो जा रहा है। जितनी रेखाएं इस समतल में प्रवेश कर रही हैं उतनी इसमें से वक्र पृष्ठ में से बाहर निकलेगी। तो कहने का मतलब समतल का जितना होगा फ्लक्स उतना ही किसका होगा वक्र पृष्ठ का होगा, उतना ही किसका होगा वक्र पृष्ठ का होगा। ओके, तो इसको हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड, इस स्थिति में वक्र पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स, वक्र पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स इक्वल्स टू समतल पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स। वक्र पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स इक्वल्स टू समतल से संबद्ध फ्लक्स हुआ, वक्र में प्रवेशित हो रहा है, वक्र में क्या हो रहा है प्रवेशित हो रहा है, और ये समतल में प्रवेशित हो रहा है और वक्र में क्या हो रहा है निर्गत हो रहा है। तो इसके लिए नेगेटिव आएगा, लेकिन इसके लिए क्या आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो समतल पृष्ठ से निर्गत, इसलिए समतल पृष्ठ से निर्गत संबंध फ्लक्स इक्वल्स टू समतल पृष्ठ से संबंध, ये प्रवेशित होगा, ये क्या होगा प्रवेशित होगा। तो देखिए हमारे पास क्या है कर्व्ड सरफेस इक्वल्स टू क्या आएगा भाई प्लेन का, और हम जानते हैं प्लेन का कितना होगा, प्लेन का कितना होगा ई एस कोस थीटा। अब ध्यान रखना ये थीटा इधर आ जाएगा, ये किसकी डायरेक्शन है एस की डायरेक्शन, ई की डायरेक्शन कितना इधर थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया 180, तभी तो प्रवेशित हो रहा है, ध्यान रखना। तो यहां जाएगा ई एस कोस 180, तो कितना आएगा 5p इक्वल्स टू कितना आएगा माइनस ई एस, और 5p इक्वल्स टू कितना आएगा माइनस ई, और एस इसका एरिया, अगर इसकी रेडियस r माने, इस वक्र पृष्ठ की रेडियस क्या माने r माने, इसकी रेडियस हम r मानते हैं, तो कितना आएगा समतल पृष्ठ वर्त वाला भाग हो गया पाई आर स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। ये माइनस क्या कर रहा है इसका मतलब परिवेशित है, ये क्या बता रहा है माइनस चिन्ह, ये बताता है कि फ्लक्स परिवेशित है, फ्लक्स परिवेशित है। अतः वक्र पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स, वक्र पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स कितना आएगा इसके बराबर आएगा, ये कितना आ रहा है ई इंटू पाई आर स्क्वायर, ई इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस नहीं आएगा यहाँ पर, ई इंटू पाई आर स्क्वायर, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि ये निर्गत हो रहा है,
इसमें से क्या हो रहा है, यानी जितना इसके अंदर प्रवेश किया उतना ही उसमें से निर्गत होगा। समतल में से जितना प्रवेश करेगा वक्र में से उतना ही निर्गत होगा। तो समतल का नेगेटिव आएगा क्योंकि इसमें प्रवेश कर रहा है, इसलिए इसमें नेगेटिव आ गया, और इसका पॉजिटिव आएगा क्योंकि इसमें से निकल रहा है। तो a इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहां से इस वक्र पृष्ठ संबंध फ्लक्स कितना होगा, a इंटू पाई आर स्क्वायर। जबकि यहां वक्र पृष्ठ, ध्यान रखना, ये भी वक्र पृष्ठ है, ये भी वक्र पृष्ठ है। इस वक्र पृष्ठ से जितना प्रवेश करेगा इस वक्र पृष्ठ उतना ही निकलेगा। तो टोटल जो वक्र पृष्ठ है उससे निर्गत फ्लक्स कितना आएगा, इसमें 0 आएगा, जबकि इसमें 0 नहीं आएगा क्योंकि वक्र पृष्ठ से यहां निकल रहा है, और जबकि इसके अंदर इंटर भी कर रहा है और निकल भी रहा है। तो ये हमने कुछ न्यूमेरिकल किए हैं, कुछ और न्यूमेरिकल हम करेंगे। आज के लिए इतना ही। कल जो अपना नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर हम बुक के जो न्यूमेरिकल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा ग्रुप से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए एंड इसको लाइक कीजिए ताकि हम अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। एंड हमारा उद्देश्य सभी स्टूडेंट्स को निःशुल्क है वो शिक्षा प्राप्त हो, एंड फिजिक्स है वो सब तक पहुंचे और सब उसको अच्छे से समझ सके। इसलिए आप सभी इसमें सहयोग करें। धन्यवाद, थैंक यू।